अबे हेलो 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 हेलो। चल। हाँ भाई, तो शुरू करें। तो देखो भाई, लास्ट लेक्चर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, क्या था कॉन्सेप्ट में? सर, इट इज द प्रोसेस जहां पर एक कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। कब होगा? जब उसी कॉइल का हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ठीक है, तो जिस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करेंगे उसी कॉइल में जब प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ होगा तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं? सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि सपोज अगर अपने पास ऐसा एक कॉइल है, ओके, और अगर इस कॉइल में से जो करंट पास हो रहा है, लेट अस से दैट करंट इज आई। ठीक है, आई का करंट इसमें से पास हो रहा है। ओके, अब ये जो आई है, अगर हम इसको चेंज करें, अगर हम इस करंट को क्या करें स्टूडेंट्स? चेंज करें, तो चेंज इन करंट की वजह से क्या होगा? सर, इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा? चेंज होगा। क्योंकि सर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट एन इंटू आई। तो यहां से क्लियर मालूम पड़ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? करंट। तो अगर आप करंट चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा इस कॉइल का। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा स्टूडेंट्स? चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज होगा? क्योंकि सर मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा। तो क्लियर दिख रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इस कॉइल में क्या होगा भाई? एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट आएगा। ठीक है, सिंपल। ये लॉजिक की चेन पकड़ के चलो, कॉन्सेप्ट अपना एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है, इसको मैं लॉजिक की चेन बोलता हूं, चेन पकड़ के चलने का। कि स्टार्टिंग में हुआ क्या? सर, कॉइल का करंट चेंज हुआ। करंट चेंज की वजह से क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हुआ? सर, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। सर, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। सर, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। अब जो बेटा अपना इंड्यूस करंट है उसके बारे में भी मैंने आप लोग को बताया था कि जो हमारा इंड्यूस करंट है ये हमारे अप्लाइड करंट के, हाँ, अप्लाइड करंट के हमेशा कैसे रहेगा बेटा? अपोज में रहेगा। मतलब अप्लाइड करंट जो भी करेगा, इंड्यूस करंट उसे हमेशा क्या करेगा भाई? अपोज करेगा, बिकॉज ऑफ द लेंस लॉ। अब समझो स्टूडेंट्स कि अगर मेरा ये अप्लाइड करंट, अगर ये मेरा अप्लाइड करंट आए, सपोज अगर ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ये है, और ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है बच्चा लोग? ये इंक्रीज हो रहा है। चलो एक काम करो, नया स्लाइड लेता हूं मैं। अगर ये अपना सोलेनॉइड है यहां पर, ठीक है, ध्यान से सुनना, अभी केस समझना अभी क्या है। ये अपना अगर सोलेनॉइड है, इसमें से अपना यूं ऐसा करंट पास हो रहा है, ये हमारा अप्लाइड करंट है, और अप्लाइड करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। अप्लाइड करंट इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहला 0 था, फिर 0 से 0.5 हुआ, फिर 0.5 से 1 हुआ, फिर 1 से 1.5 हुआ, 1.5 से 2 हुआ। मतलब इट इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। तो जो मेरा इंड्यूस करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? सर, याद रखने का है अपने को कि हमारा जो भी इंड्यूस्ड करंट होगा, देखो इसको समझो जरा, हमारा जो भी इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन, या मैं कहूं वो हमेशा अपोज करेगा हमारे अप्लाइड करंट को। मतलब अप्लाइड करंट जो भी करेगा उसको क्या करेगा? वो अपोज करेगा। अब मेरा जो अप्लाइड करंट है वो इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? इंक्रीज। तो मेरा जो इंड्यूस करंट होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बराबर, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मेरा जो इंड्यूस करंट होगा वो मेरे अप्लाइड करंट के, वो मेरे अप्लाइड करंट के अपोजिट जाके उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। समझा आपने को ये? अब इसी का एक और एग्जांपल देता हूं मैं तुमको।
अभी देखो कॉन्सेप्ट खुलेगा और थोड़ा सा। सेम कॉइल है बच्चा लोग, सेम कॉइल है, ठीक है, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है, अप्लाइड करंट। लेकिन अब जो मेरा अप्लाइड करंट है वो इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। मतलब मान लो पहले सर्किट में करंट, यहाँ पे कॉइल में करंट 3 एम्पीयर फ्लो कर रहा था, फिर 3 से 2.5 हुआ, 2.5 से 2 हुआ, 2 फिर 1.5 हुआ, 1 हुआ, 0.5 हुआ, 0 हुआ। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट यही है, लेकिन अब करंट इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो रहा है। अब वापस से क्वेश्चन करो कि सर इंड्यूस करंट क्या करेगा। सर इंड्यूस करंट हमेशा अप्लाइड करंट जो भी करेगा उसके अपोज काम करेगा। अब यहां पर मेरा अप्लाइड करंट डिक्रीज होना चाहता है, तो इंड्यूस करंट उसको डिक्रीज होने देगा नहीं। हाँ, उल्टा काम करेगा भाई वो। मतलब अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करने का काम करेगा, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको वो इंक्रीज करने का काम करेगा। हमेशा अपोजिट रहेगा, अपोज उल्टा काम करेगा हमारे अप्लाइड करंट का। तो भाई इधर देखो, अब इस डायरेक्शन में मेरा अप्लाइड करंट डिक्रीज हो रहा है, तो अब इंड्यूस करंट पता है कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, इंड्यूस करंट भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। ये होगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्यों सर, अरे भाई वो इस डायरेक्शन में है ताकि वो अप्लाइड करंट के साथ में आ जाए, अप्लाइड करंट के डायरेक्शन में आके उसको इंक्रीज करवाने की कोशिश करे। देखो बेसिक फंडा हमेशा भूलना मत कभी स्टूडेंट्स। बेसिक फंडा क्या है सर, इंड्यूस करंट हमेशा उल्टा काम करेगा अपोजिट करंट के। देखो अपोज का मतलब ये मत समझो अपोजिट डायरेक्शन हुआ सर। क्या बात क्या होता है जब बोलता अपोज, बोलता हूं अपोज तो दिमाग में आता है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन भी है, लेकिन यहां जब मैं कहता हूं ना कि अपोज करेगा वो अप्लाइड करंट को, तो यहां पे मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। यहां मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी करेगा अप्लाइड करंट उसके अपोजिट काम करेगा। अगर अप्लाइड करंट इंक्रीज होना चाहता है तो इंड्यूस करंट उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर मेरा अप्लाइड करंट डिक्रीज होना चाहता है तो वो उसको क्या करेगा, इंक्रीज। समझा भाई। तो यहां पे मेरा अप्लाइड करंट इंक्रीज होना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, तो इंड्यूस करंट ने क्या बोला, भाई मैं तेरे को बढ़ने दूंगा नहीं, तो मैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले गया उसको रोकने के लिए। अब यहां पे जो मेरा करंट है इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस करंट क्या बोलेगा, भाई मैं तेरे को डिक्रीज होने दूंगा नहीं, मैं तेरी डायरेक्शन में आके तेरे को हेल्प करूंगा। इसी डायरेक्शन में आके उसको हेल्प किया। एक और एग्जांपल लेता हूं, चलो सेम कॉइल। अब तुम लोग थोड़ा सोच के मुझे बताओ, यही कॉइल है। अब स्टूडेंट्स ये है डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड करंट, ये है डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड करंट, और इस डायरेक्शन में करंट मेरा इंक्रीज हो रहा है। मेरा अप्लाइड करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, अपोजिट। देखो यहां पे वो बढ़ना चाह रहा है ना, तो इंड्यूस क्या करेगा, उसको रोकेगा, अपोज जाके रोकेगा, तो इसके उल्टा जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा और उसको रोकेगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ऐसे। ओके अच्छा, सपोज सेम कॉइल है हमारा, अब करंट इसी डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, सेम डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। हाँ क्या करेगा भाई, वो सेम डायरेक्शन में जाएगा ऑफ इंड्यूस करंट और उसको हेल्प करेगा बढ़ने में। तो अगर मेरा अप्लाइड करंट जो भी काम करेगा, डायरेक्शन नहीं, जो भी काम करेगा, इंड्यूस करंट हमेशा उसका उल्टा काम करेगा। अगर इंक्रीज होना चाहता है तो डिक्रीज करवाने की कोशिश करेगा। कैसे डिक्रीज करवाएगा, अपने डायरेक्शन को अपोजिट करके। अगर मेरा अप्लाइड करंट डिक्रीज होना चाहता है तो उसको वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। कैसे, सेम डायरेक्शन में आके। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट किसी भी कॉइल में फाइंड आउट कर सकते हो। और ये हमेशा उल्टा काम क्यों कर रहा है, इसका आंसर है हमारा लेंस लॉ। ठीक है, सो ये है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन डिफरेंट केसेस। अब स्टूडेंट्स आज मैं क्या करने वाला हूं, स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे हम लोग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, with the concept of self inductance, self inductance
ऑफ अ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, सोलेनॉइड का। ठीक है, कैसे करेंगे? तो देखो स्टूडेंट्स, मान लो कि हमारे पास यहां पर ऐसा एक सोलेनॉइड है। ठीक है, ये हमारा सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड में से लेट अस से कुछ करंट पास कर रहा है, लेट अस से दैट करंट इज आई। और इस सोलेनॉइड का जो लेंथ है, लेट अस से दैट लेंथ इज एल। एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, सो मैं बोलूंगा कंसिडर अ सोलेनॉइड of length L having n number of turns carrying current I, करंट I का वो कैरी कर रहा है। ठीक है, I का करंट वो कैरी कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो स्मॉल n होगा वो क्या होता है सर? वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, क्या रहेगा? लेंथ। तो यहां पर आएगा अपना कैपिटल N अपॉन क्या आएगा? L, स्मॉल n। ठीक है, ये हमने पढ़ा है सोलेनॉइड वाले कॉन्सेप्ट में, हमने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि स्मॉल n जो होता है वो रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं, वी नो दैट कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला क्या है सर? उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई, जहां पर स्मॉल n क्या है सर? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अरे हाँ कि ना? ये सोलेनॉइड का फॉर्मूला था ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई, सो इट इज म्यू नॉट n बाई एल इंटू क्या आ गया? आई। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स? तो सर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब सोलेनॉइड वाले केस में जो कॉस थीटा होगा उसका वैल्यू 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? आइए मैं आपको समझाता हूं, पहले समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी देखो, ये जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स, सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे रहती है, समझ रहे हो? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ सोलेनॉइड्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो यार। बराबर, ऐसा कुछ रहेगा डायरेक्शन अपना। ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा सोलेनॉइड का। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं अंदर एक स्मॉल एरिया लेता हूं, अगर मैं इसको अपना एरिया चूज करता हूं, इसको अगर अपना एरिया चूज करता हूं मैं, ये एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा। बरोबर समझा? इसका एरिया वेक्टर ये रहेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ करता हूँ। देखो, ये मेरा स्मॉल एरिया है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मेरा एरिया वेक्टर है। दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। सिंस दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, cos थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू मुझे मिल रहा है B इंटू ए। तो देयरफॉर B का वैल्यू तो सर हमने निकाल के रखा है, इट इज म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू एरिया। ये मेरा फ्लक्स हो गया, ये मेरा फ्लक्स हो गया। हाँ कि ना? ठीक है, अब मैं निकालूंगा सेल्फ इंडक्टेंस L। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है टोटल फ्लक्स अपॉन करंट, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। आई बात समझ अपने को? ठीक है, अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट अपने को करेंगे तो हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस अपने को मिल जाएगा यहां पर। अब हमको सिर्फ फाई अपॉन आई करने का है। ठीक है, अच्छा टोटल फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे? सो टोटल फ्लक्स क्या होगा सर? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। अब यहां पर n आ गया, यहां पर I आ गया। फ्लक्स का वैल्यू मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूं, सो इट इज म्यू नॉट एन आई
बाई एल इंटू एरिया। अब यहाँ पे आई और आई कैंसिल हो गया, तो सेल्फ इंडक्टेंस मुझे क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, म्यू नॉट एन स्क्वेयर बाई एल इंटू ए। आ गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो नंबर ऑफ कॉइल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब स्टूडेंट्स ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये बेसिकली आपको क्या बताता है? अगर देखो, अगर आपने इक्वेशन जो हमने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, ये था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जिसका फॉर्मूला जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है। अब सेल्फ इंडक्टेंस अपने को देता क्या है? देखो, इफ आई टेक मॉड ऑन बोथ द साइड, तो मुझे आएगा E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो जो मेरा L होगा वो बनेगा E अपॉन डी आई बाई डी टी। अब स्टूडेंट्स इसी फॉर्मूले को मैं बेस बना के L का डेफिनेशन तुमको बताता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या है। अगर इस फॉर्मूले में मैं डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 रखता हूं, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो L का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? E के इक्वल हो जाएगा। तो डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? द कोएफिशिएंट of self inductance is defined as the EMF induced in the coil if the rate of change of current is 1 ampere per second in the same coil। ठीक है, if the rate of change of current is 1 ampere per second in the same coil। अब इसका मीनिंग समझो। अगर मैं कहता हूं कि एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी है, अगर मैं कहता हूं कि एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी है, तो इसका मतलब कि अगर इस कॉइल में मैं करंट चेंज करूं, किस हिसाब से? 1 एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब से अगर मैं करंट चेंज करूं, 0 to 1 1 to 0 0 to 1 1 to 0 0 to 1 1 to 0, हर सेकेंड करंट कितने चेंज हो रहा है? 1 एम्पियर। तो इस कॉइल में जो बैक ईएमएफ आएगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, वो इंड्यूस ईएमएफ 5 मिली वोल्ट का रहेगा, सेम एज एल। समझे? मतलब जितना एल का वैल्यू होगा उतना ही बैक ईएमएफ को क्या करेगा? क्रिएट करेगा। स्टूडेंट्स ये जो इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस का अपना कॉन्सेप्ट था, यहां पर स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था कि सर जिस कॉइल के अंदर हम करंट चेंज करेंगे वो कॉइल हमारे अप्लाइड वाले को क्या करेगा? अपोज करेगा। याद है? अगर ये मेरा अप्लाइड वाला है तो उसको क्या करेगा भाई साहब? वो अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? अपना ई बैक बना के, और उसी ई बैक का इक्वेशन मैंने तुमको सिखाया है, इज माइनस ऑफ एल डी आई बाई क्या होगा? डी टी। तो बेसिकली ये कॉइल जो है, इसका काम क्या होता है? ये चेंज इन करंट को अपोज करेगा। जब भी मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो इंडक्टर होता है इसका बेसिक फंक्शन क्या है? ये चेंज इन करंट को अपोज करेगा हमेशा। कैसे अपोज करेगा? ईएमएफ बना के अपोज करेगा। अब जितना ज्यादा उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा उतना ज्यादा वो बैक ईएमएफ क्रिएट करेगा, मतलब उतना ज्यादा वो करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो यहां पर जब मैं कहता हूं कि L 5 मिली हेनरी है, तो अगर इस कॉइल में मैंने डी आई बाई डी टी 1 किया, ई बैक भी 5 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि L का वैल्यू 10 हेनरी है और अगर इस कॉइल में मैं डी आई बाई डी टी 1 रखता हूं, तो इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ बनेगा, ई बैक आएगा, वो भी कितने वोल्ट का होगा? 10 वोल्ट का होगा। सेम वैल्यू का रहेगा। तो मतलब जितना L है उतना ही E वो बनाएगा। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना रखते हैं? 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू होगा, कॉइल मतलब उतना ही ज्यादा
चेंज इन करंट को अपोज करेगा। अरे सिंपल भाषा में सुनो, जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा या जितना रेजिस्टर का वैल्यू होगा, क्या वो करंट को उतना ही क्या करेगा, रोकेगा। जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटर का जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा वो उतना ही एनर्जी स्टोर करेगा। वैसे ही इंडक्टर का इंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा वो चेंज इन करंट को उतना ही ज्यादा क्या करेगा बेटा, अपोज करेगा। सबका अपना बेसिक बेसिक काम है। रेजिस्टर का काम है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, कैपेसिटर काम है टू स्टोर द चार्ज और स्टोर द एनर्जी। इंडक्टर काम क्या है, टू टू अपोज द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। तो सेल्फ इंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा, एल का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, वो चेंज इन करंट को उतना ज्यादा अपोज करेगा। यही है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन। और ये है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, मैं फटाफट 2 मिनट में आता हूं। ये लिख लो। हाँ, ये जो फॉर्मूला है अपना, L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, बराबर। अब इसको मैं एक और तरीके से लिख सकते हैं। मैं इस फॉर्मूले में ना लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, तो मुझे यहां मिलेगा एन स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू ए एल। हाँ, वेरी गुड, पर ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एल इज म्यू नॉट, अब ये एन अपॉन एल है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वो क्या है भाई हमारा स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन स्क्वायर ए इंटू क्या आएगा एल। तो ये फॉर्मूला मिल गया अपने को इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टर्म में आ गया। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो बस छोटा सा एडिशन ये भी एक उसमें लिख लो, फिर न्यूमेरिकल करते हैं, छोटा सा ऐड कर लेना बस वहां पे। अच्छा, ये फॉर्मुलेज वगैरह ना अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन बीइंग ये वन लाइनर्स या एमसीक्यूज में आते हैं फॉर्मुलेज, स्पेशली बहुत बार आए बोर्ड एग्जाम्स में अपने को। हो गया, चल आया। अब एक क्वेश्चन लिख लो, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस of a closely wound coil, of a closely wound coil of 200 turns, of 200 turns is 10 millihenry, is 10 millihenry, is 10 millihenry. Determine the value of magnetic flux, determine the value of magnetic flux, determine the value of magnetic flux
through the cross section of the coil, through the cross section of the coil, when the current passing through the coil is 4 milliampere. When the current passing through the coil is 4 milliampere. ठीक है, अब इसमें अपने को क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? फ्लक्स। सेल्फ इंडक्टेंस अपने को दिया हुआ है, ठीक है, करंट अपने को दिया हुआ है, फ्लक्स हमको फाइंड आउट करना है 4 मिली एम्पियर। तो सेल्फ इंडक्टेंस एल का फॉर्मूला मैं तुमको बताया टोटल फ्लक्स अपॉन करंट। तो टोटल फ्लक्स क्या रहेगा? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय क्या आएगा भाई? करंट। बस लग जाओ काम पे, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा सम है। हाँ हाँ, ये और क्वेश्चन है, क्या बोला है? द करंट आई इज अ फंक्शन ऑफ टी, मतलब करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। क्या दिया इक्वेशन? 10 1 minus e to the power minus t by 2 flows in an inductor of inductance 2 Henry. Find the induced EMF at t equal to 1 second. तो भाई E का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो E क्या होता है सर? माइनस ऑफ L डी आई अपॉन क्या होगा स्टूडेंट्स? डी टी। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। अब अपने को यहाँ पे L का वैल्यू देखो दिया हुआ है, L कितना दिया अपने को? 2 हेनरी। अब हमको सिर्फ क्या करना है? करंट का वैल्यू पुट करना है। तो दिस इज माइनस 2 डी बाई डी टी ऑफ आई। आई का वैल्यू करा था 10 माइनस 10 ई रेस टू पावर माइनस टी बाई 2। चमका गया क्या मैंने? ये जो करंट का इक्वेशन मेरे को दिया था आई, क्या दिया है? 10 टाइम्स 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई 2 दिया है ना। तो मैंने इसको लिख दिया ऐसा, 10 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों साइड पे, 10 माइनस 10 रेस टू पावर ई रेस टू माइनस टी बाई 2। अब तुमको पता है कि क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव देखो, पहली बात तो डेरिवेटिव ऑफ 10 जो है वो क्या आ जाएगा तुमको? सीधा 0 बचेगा, माइनस यहाँ पे सिर्फ आएगा डेरिवेटिव ऑफ 10 रेस टू पावर 10 ई रेस टू पावर टी बाई 2। खत्म। हाँ, वो 10 बाहर आ जाएगा। अब तो करंट देने लगेगी, अब इतना डेरिवेटिव नहीं आएगा। बड़े दिल सब सवाल नहीं कर रहे तुम लोग, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो। पढ़ाई कब करेगा? हाँ भाई आदित्य, तेरे को आज याद आया? हाँ? कल तेरा एग्जाम है, तेरे को आज याद आया कि तेरा करंट नहीं हुआ है। एक हफ्ते मुंह में दही जमा के बैठा था क्या? बोलूंगा सरप्राइज दे रहा है मेरे को, सरप्राइज टेस्ट सर आपके लिए। हाँ? मेरे को सरप्राइज दे रहा है तू? गेस करो सर, मेरा करंट नहीं हुआ है। चल पढ़ना, तेरे को एग्जाम तेरे को देना, मेरे को देने का। हाँ, मैं तो बना ही दूंगा, पेपर बन गया है बेटा। अब तेरी इस हरकत की वजह से ना बेचारे लोग को पेपर टफ जाने वाला है, क्योंकि अब मैं कुछ चेंजेस करूंगा। तो मतलब मैं पेपर दे दूंगा ना? तू देगा बेटा, देना पड़ेगा बेटा। बता भाई, फिर ठीक है, पेपर देना पड़ेगा, फिर 10 बार लिखाऊंगा पेपर में ना। नोट्स मैं देता हूँ ग्रुप पे डाल था करंट का, वैसे वापस डाल दूंगा। तुम लोग को ई रेस टू पावर माइनस हाफ का वैल्यू पता है कि नहीं? ई रेस टू पावर, हाँ, वही हो गया ना। आंसर 6.6 है। हाँ,
ओके, चले, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां पर सपोज कर लो एक इंडक्टर है और इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो एल है। इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है? एल। और इसको हमने कनेक्ट किया है, एक काम करते हैं, और इसको हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ। तो सपोज कर लो कि यहां पर हमारा ये बैटरी है, प्लस माइनस, और इसको हमने इंडक्टर के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? एल। और ये बैटरी का कुछ ईएमएफ है ई। अब देखो होगा क्या, जैसे ये बैटरी ऑन होगा तो इस बैटरी की वजह से इस इंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो करेगा, और इस करंट को ही बच्चा लोग हम लोग क्या बुलाते हैं? अपना अप्लाइड करंट। बरोबर कि नहीं? यही करंट जो मैंने अप्लाई किया, या यही जो बैटरी से हमने अप्लाई किया इसको। अब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बेसिकली इंडक्टर का काम क्या होता है सर? इट विल ऑलवेज अपोज एनी चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे मान के चलो कि इंडक्टर जो है ना वो तुम्हारा इनर्शिया का काम करता है। इनर्शिया, इंडक्टर को हम कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स का इनर्शिया बुलाते हैं। इनर्शिया क्या होता है सर? इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन मोशन। मतलब ये इनर्शिया बॉडी की क्या बोलती है कि सर अगर कोई चेंज इन मोशन हो रहा है तो मैं उसको क्या करूंगा? अपोज करूंगा। वैसे इंडक्टर भी है। इंडक्टर भी क्या करेगा? सर्किट में अगर कोई करंट चेंज हो रहा है तो उसको क्या करेगा? वो अपोज करेगा। तो बेसिकली होगा क्या स्टूडेंट्स कि जैसे ये बैटरी करंट बनाने को शुरू करेगा, ये इंडक्टर के अंदर का इंडक्टेंस जागेगा और ये बोलेगा भाई मैं इस करंट के अगेंस्ट हूं। वो ये करंट को बढ़ने देगा नहीं। तो बैटरी मजबूरी में क्या करेगा? बैटरी मजबूरी में इसके अगेंस्ट वर्क करेगा। बोला भाई देखो मेरे को तो करंट बनाने का है, मुझे तो बोला गया है कि सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो होना चाहिए तो होना चाहिए, भाई ने बोला करने का तो करने का। तो इसका काम है बैटरी का काम है करंट बनाने का, तो वो बनाएगा। तो उसको इस इंडक्टर के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा बेटा? वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसा समझो कि बैटरी सर्किट में करंट बनाना चाहती है। करंट मतलब चार्ज को फ्लो करवाना चाहता है। मान लो यहां पे एक चार्ज है DQ, तो बैटरी चाहता है कि ये चार्ज सर्किट में घूमे, लेकिन जब ये घूमने जाएगा तो इंडक्टर बोलेगा भाई मेरी प्रॉपर्टी है कि मैं चेंज इन करंट को क्या करूंगा? अपोज करूंगा। तो उसको फ्लो होने देगा नहीं। तो बैटरी को मजबूरन इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? उस पर वर्क करना पड़ेगा, और वो जो भी वर्क करेगा दैट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? सपोज कर लेते हैं, मैं बोलता हूं लेट dw be the small work done by battery against inductor। ठीक है, ऑन चार्ज DQ, ऑन चार्ज DQ। तो बैटरी जो है वो चार्ज DQ पे स्मॉल वर्क कर रहा है। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर वर्क क्या है मेरा? dw, चार्ज कितना है सर मेरा? dq, और मान लेते हैं वोल्टेज है E, वोल्टेज है भाई मेरा E, इनटू यहां पर क्या आएगा? dq। अब ये वोल्टेज देखो, बैटरी जो है वो किसके अगेंस्ट काम कर रहा है? इंडक्टर के अगेंस्ट काम कर रहा है। इंडक्टेंस जो बैक ईएमएफ बना रहा है ना, ये इंडक्टर क्या बनाएगा बेटा? बैक ईएमएफ बनाएगा ना। वो हमारे अप्लाइड वाले को क्या करेगा बेटा? अपोज करेगा। तो ई बैक के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो इसलिए वोल्टेज भी ई बैक वाला ही आएगा। तो यहां पे ई बैक करके आएगा, ई बैक। ठीक है, सो dw विल बी इक्वल टू L di/dt इंटू dq। ओके, तो यहां पर फिर मैं इसको लिखूंगा dw इज इक्वल टू L इंटू dq/dt
इंटू डी आई। तो मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, मैंने इस dt को इसके पास दे दिया, तो dq अपॉन dt हो गया। सर dq अपॉन dt हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच इज नथिंग बट करंट ओनली। सो dw मेरे को कितना आएगा, dw मुझे आएगा li इंटू डी आई। ये मेरा वर्क हो गया, स्मॉल वर्क डन। सो देयरफॉर टोटल वर्क डन क्या होगा, तो सर टोटल वर्क डन इसका इंटीग्रेशन होगा। सो टोटल वर्क डन होगा W इंटीग्रेशन ऑफ dW फ्रॉम 0 टू I। तो यहां मैं करूंगा 0 टू I Li इंटू डी आई। अब L को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी आई फ्रॉम 0 टू I। मैक्सिमम करंट, यहाँ पे कैपिटल I क्या है भाई, मेरा मैक्सिमम करंट। देखो बच्चा लोग, ये बैटरी कब तक वर्क करते रहेगा, जब तक सर्किट में उसका मैक्सिमम करंट नहीं पहुंच जाता। एक बार सर्किट में मैक्सिमम करंट पहुंच गया तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा, फिर बैटरी को कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है। ऐसे समझो स्टूडेंट्स, ऐसे समझो कि बैटरी ना सर्किट में चार्ज घुमाना चाहता है। चार्ज घुमाना मतलब करंट सेटअप करना चाहता है, और उस करंट की मैक्सिमम वैल्यू है कैपिटल आई। मैक्सिमम वैल्यू कितना है बेटा, कैपिटल आई। जब बैटरी ने प्रोसेस शुरू किया, स्टार्ट किया चार्ज को घुमाने का, तब इंडक्टर बोला भाई देख करंट सर्किट में चेंज हो रहा है, तो मेरा काम है, बेसिक काम है, मैं उसको अपोज करूंगा। बैटरी को मजबूरन उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो बैटरी उस इंडक्टर के ई बैक के अगेंस्ट वर्क करते रहेगा। कब तक वर्क करते रहेगा सर, जब तक सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट स्टेडी करंट नहीं बन जाता, तब तक बैटरी उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। और एक बार जब वो स्टेडी करंट आ जाएगा तो वर्क भी खत्म हो जाएगा। और स्टेडी करंट का वैल्यू मैंने कितना लिया है बेटा, कैपिटल आई। कैपिटल आई मतलब सर्किट में जब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तब। तो आई डी आई का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको आएगा आई स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू आई। अब बस अपर लिमिट पुट कर दो तो मुझे आएगा एल आई स्क्वायर बाई 2। ये हमारा वर्क डन है, और यही जो वर्क होता है इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। So energy stored in inductor is half L I square. सिंपल। तो इतना एनर्जी एक इंडक्टर के पास स्टोर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर का। और ये एनर्जी स्टोर क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, इसके पीछे सिंपल रीजन ये है कि सर बैटरी को इस ई बैक के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे याद है कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रहा था। वैसे ही इंडक्टर के अगेंस्ट, इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, कैपेसिटर में भी बैटरी ने वर्क किया था, एक चार्ज को निकाला था दूसरे प्लेट पे डालने के लिए, वहां भी वर्क लगा था। यहां पर भी बैटरी को क्या करना पड़ रहा है बेटा, वर्क करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बैटरी को वर्क करना पड़ा था अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन रिपल्शन के अगेंस्ट करना पड़ा था। यहां पर किसके अगेंस्ट बैटरी वर्क कर रहा है सर, इट इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द बैक ईएमएफ ऑफ द इंडक्टर। उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है उसको, दैट्स इट। और वही वर्क हमने यहां पे फिगर आउट करके दिखाया है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर सम करते हैं इसके ऊपर।